नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कवायद तेज हो गई है। अब से कुछ ही देर में दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। इसके साथ ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। पीएम मोदी भी इस बैठक में कहा जा रहा है कि वर्चुअली शामिल होंगे। बैठक में यूपी विधानसभा के उम्मीदवारों पर मंथन होगा। इससे पहले पिछले 2 दिनों से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी से बीजेपी के कई बड़े नेता दिल्ली में टिकट बंटवारे पर लगातार मंथन करते रहे हैं। बताया गया कि बीजेपी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया और यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है। तो आज बीजेपी की यह बड़ी बैठक चल रही है। पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। यूपी और केंद्र के तमाम दिग्गज नेता ये चुनावी मंथन कर रहे हैं। इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी यतेंद्र का। यतेंद्र, ये जो टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है, क्या राजनीतिक समीकरण सामने आएंगे? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल लगातार मंथन उत्तर प्रदेश बीजेपी का चल रहा है। उत्तर प्रदेश के जो पहला और दूसरा चरण का जो चुनाव है उसके कैंडिडेट्स पर लगातार मंथन दिल्ली में 2 दिन रहा, उससे पहले 1 दिन लखनऊ में रहा और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय चुनाव समिति के सभी मेंबर्स रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में इस पर फैसला होगा और जो मंथन हुआ है उसका जो सार निकला है उसको प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव समिति के सदस्य रखेंगे और उस पर अंतिम तौर पर मोहर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की लगेगी और उसके बाद माना जा रहा है कि देर रात या कल तक पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है और उसमें तीसरे फेज के भी कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है, जहां पर जिनके नाम पर कोई विवाद नहीं है। बीजेपी ऑफिस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय जो चुनाव के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत तमाम बड़े नेता पहुंच गए और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और वो नेता वर्चुअली जुड़ेंगे जो कोरोना पॉजिटिव है, जिसमें नितिन गडकरी हैं, जिसमें राजनाथ सिंह हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि उनके बेटे ने लखनऊ कैंट सीट पर बहुत काम किया है और वो चाहता है कि उसे टिकट मिले। उन्होंने कहा कि अब पार्टी को तय करना है कि उनके बेटे को टिकट दे या नहीं। रीता बहुगुणा जोशी, आपको बता दें, आज दिल्ली भी पहुंच रही हैं, जहां वो सभी नेताओं से मुलाकात करेंगी। रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से बीजेपी की सांसद हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए लखनऊ कैंट से टिकट की यहां पर मांग कर रही हैं और इसी सिलसिले में रीता बहुगुणा जोशी दिल्ली भी पहुंच रही हैं और तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगी। देखना यह है कि रीता बहुगुणा जोशी की यह मांग पूरी होती है या नहीं होती है। बीजेपी हर चुनाव में परिवारवाद को बड़ा मुद्दा बनाती है। देखना यह है कि एक सांसद के बेटे को क्या यहां पर टिकट दिया जाएगा या नहीं। मैम, आज आप दिल्ली जा रही हैं, वहाँ पर चुनाव समिति की बैठक भी है, नेताओं से वहाँ मुलाकात भी होगी, आलाकमान से मुलाकात होगी? नहीं, मैं जा रही हूँ, मेरी राजभाषा समिति की आज बैठक है और हम द्वितीय समिति की मैं संयोजिका हूँ, तो आज उसकी बैठक है। लेकिन जब जाऊँगी तो नेताओं से मिलूँगी। मेरा वैसे ये जो टिकट वितरण में मेरी कोई भूमिका नहीं है, परंतु मैं अपने सुझाव तो अवश्य दे चुकी हूँ पार्टी को और मुझे आशा है कि सभी के सुझावों पे जो अच्छे उम्मीदवार होंगे उनका चयन होगा। ये काम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। मैम, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर कल दारा सिंह चौहान, 2 बड़े मंत्री जो हैं, बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश सरकार के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे चुके हैं। 3 विधायकों ने अभी तक इस्तीफा दे दिया है। किस तरीके से इसको देख रही हैं? कितना इम्पैक्ट करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को? अब उनके व्यक्तिगत कारण क्या मैं नहीं कह सकती। वैसे तो दोनों को ही पार्टी में सम्मान था, मंत्री थे। अब उनकी क्या नाराजगी है तो ये तो हमारे बड़े नेता उनसे बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि चुनाव के समय जब कोई जाता है तो जनता में उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैम, मेरा आखिरी सवाल, कहाँ से चुनाव लड़ेंगी? नहीं, मुझे नहीं लड़ना चुनाव में, तो पार्लियामेंट की मेंबर हूँ और मेरे बेटा 2009 से लगातार वहाँ पर ज़मीन पे काम कर रहे हैं।
तो उन्होंने ज़रूर टिकट की दावेदारी की है। अभी पार्टी को निर्णय लेना है कि उनको लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे। और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित का, जो लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बड़ा सवाल यही है, रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रही हैं, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, लखनऊ कैंट वो सीट है जहां से रीता बहुगुणा जोशी के पिता भी वहां से विधायक रह चुके हैं। रीता बहुगुणा जोशी वहां से खुद 3 बार रह चुकी हैं और उनका बेटा 2009 से वहां पर लगातार काम कर रहा है, ऐसा रीता बहुगुणा जोशी का दावा है। और वो दावेदारी पेश की है टिकट को लेकर। तो अब देखना होगा कि बीजेपी उन्हें टिकट देती है या नहीं, क्योंकि परिवारवाद का इशू बीजेपी के लिए बहुत बड़ा इशू है। परिवारवाद पर लगातार बीजेपी कहती रही है और जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है योगी मंत्रिमंडल से, तो इसमें बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि वो अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे और परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है, इसी वजह से उनको मना कर दिया गया था। ठीक है, देखना ही होगा परिवारवाद को तवज्जो मिलेगी या फिर रीता बहुगुणा जोशी की ये डिमांड ये पूरी होगी। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी चुनाव कमेटी की बैठक यहां पर हो रही है। अमित शाह इस बैठक में पहुंच गए हैं। दिल्ली में बीजेपी चुनाव कमेटी की बड़ी बैठक चल रही है, टिकट वितरण को लेकर चुनावी मंथन चल रहा है और ताजा अपडेट जो सामने आ रही है उस अपडेट के मुताबिक अमित शाह इस बैठक में पहुंच गए, क्योंकि यह कहा भी जा रहा था कि अमित शाह चाहते हैं कि पहले 3 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे और लगातार इसको लेकर मंथन भी चल रहा है कि किसका टिकट कटेगा, किसे यहां पर टिकट मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 दिनों में 2 दिग्गज मंत्रियों ने बीजेपी को छोड़ा है, उसके बाद बीजेपी की इन विधानसभा चुनावों में आगे क्या रणनीति होगी, इन फैसलों का टिकट वितरण पर क्या असर होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। चलिए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी यतेंद्र का। यतेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बीजेपी नेता बीजेपी मुख्यालय में पहुंचना शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, ये तमाम नेता, अनुराग ठाकुर, ये तमाम नेता बीजेपी मुख्यालय में पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी खुद वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वर्चुअली जुड़ेंगे, क्योंकि वो लोग कोविड पॉजिटिव है, ये तीनों बाकी के लोग। ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, इस वजह से प्रधानमंत्री खुद अपने आवास से वर्चुअली जुड़ेंगे। और जो मंथन हुआ है पिछले 3 दिन में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का, उस मंथन को प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा जाएगा, एक एक सीट पर विचार किया जाएगा। और सूत्र यही बता रहे हैं, जो पिछले 2 से 3 दिन का मंथन हुआ है, कि 20 से 25% जो पहले 2 फेज हैं उनमें उन 20 से 25% विधायकों का टिकट काटा जाएगा, उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। जो सर्वे रिपोर्ट्स आई है उसके आधार पर उनकी लोकप्रियता क्या है, उन्होंने किस तरह से काम किया, उनके क्षेत्र में बीजेपी और सरकार की क्या इमेज रही है, इन सब को ध्यान में रखते हुए टिकट यहाँ पर बीजेपी देगी। जो पिछले 2 से 3 दिन का जो मंथन हुआ है वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा जाएगा और अंतिम मोहर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जो चुनाव समिति है, केंद्रीय चुनाव समिति, उसकी लगेगी। और माना यही जा रहा है कि देर रात या फिर कल ये पहली लिस्ट जारी की जा सकती है, जिसमें पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम होंगे। तीसरे चरण के वो उम्मीदवार भी इसमें हो सकते हैं जिनके नाम पर कोई विवाद नहीं है। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि यूपी में उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी की चुनावी मंथन पर यह बड़ी बैठक चल रही है। अमित शाह बैठक में पहुंच गए हैं, तमाम दिग्गज नेता। हालांकि कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में वर्चुअली शामिल होंगे। पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर यह मंथन चल रहा है और जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। जिस तरह से बीजेपी की तरफ से 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, अब देखना यह है कि उन इस्तीफों का इस बैठक पर क्या असर पड़ता है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट यहां पर कट सकते हैं और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। लगातार यतेंद्र इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, बड़ा सवाल यही है, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, नाराजगी थी, क्या अब बीजेपी जोखिम लेगी मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का? देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि नेताओं को नाराजगी थी, लेकिन बीजेपी सोर्सेस की अगर माने
तो उनका भी दावा था कि वो भी इनकी कार्य प्रणाली को लेकर नाराज था। बीजेपी आलाकमान तक उनकी लगातार खबरें आ रही थी कि कार्यकर्ताओं को लेकर उनकी उपेक्षा जो थी वो जमीनी धरातल पर दिखाई दे रही थी। जो सर्वे रिपोर्ट्स थी वो भी उनके साथ नहीं जाती हुई दिखाई दे रही थी। इसके अलावा उनका प्रेशर भी वो था कि अपने परिवार के लोगों को वो टिकट दिलाना चाहते थे। कई सारे कानूनी केस ऐसे थे जो सरकार वापस नहीं ले सकती थी टेक्निकली, तो वो सरकार पर प्रेशर बना रहे थे कि वो केस वापस हो। तो ऐसे में बीजेपी आलाकमान ने लगातार उन लोगों से बात तो की, लेकिन वो प्रेशर ऐसा था कि वो टिकट देने का, तो जिसको बीजेपी अपना सिद्धांत है कि एक परिवार से एक ही को दिया जाएगा, तो उस सिद्धांत को अपनाते हुए बीजेपी आलाकमान ने साफ मना कर दिया। इसकी वजह से ये लोग बाहर गए, लेकिन बीजेपी ने साफ मैसेज दिया कि वो किसी के भी प्रेशर में आने वाली नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ऐसे भी कुछ लोग हैं, ऐसे भी कुछ नेता हैं जो सच में नाराज है, तो उनसे बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल को जिम्मेदारी दी गई है। वो लगातार ऐसे नेताओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही अभी और भी एक ऐसी लिस्ट आ सकती है करीबन 10 से 15। ठीक है, लौटेंगे यतेंद्र आपके पास। तो बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आज दिल्ली में यूपी चुनाव कमेटी की ये बड़ी बैठक बीजेपी की तरफ से चल रही है। पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी कई मौजूदा विधायकों का टिकट यहां पर काट सकती है। अब देखना यह है कि किन नए चेहरों को यहां पर मौका मिलता है और किसका टिकट यहां पर कटता है। अमित शाह इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंच गए। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस बैठक में शिरकत करेंगे। बीजेपी को पिछले 2 दिनों में 2 बड़े झटके लग चुके हैं। 2 मंत्री बीजेपी की तरफ से इस्तीफा दे चुके हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद दारा सिंह चौहान उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 3 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह बयान सामने आया था कि वो अपने बेटे के लिए टिकट मान रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इस मांग को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी थी। दारा सिंह चौहान उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है। आज जब उम्मीदवारों के नाम पर यह चुनावी मंथन चल रहा है, बीजेपी के सभी दिग्गज नेता प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, स्वतंत्र देव, योगी आदित्यनाथ इस बैठक में जब शामिल होंगे तो देखना यह है कि क्या नतीजे सामने आएंगे, किसकी लॉटरी लगेगी, किसका टिकट कटेगा, यह देखने वाली बात होगी। तो यूपी चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले अटकलें लग रही थी कि वो शायद मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब इन अटकलों के खारिज होने की खबर है और चर्चा है कि योगी को अयोध्या से टिकट मिल सकता है। वैसे इस लिस्ट में गोरखपुर का नाम भी सामने आ रहा है। मतलब ये कि या तो योगी अयोध्या से या फिर गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर है कि योगी के चुनाव लड़ने के बाद पार्टी उनके लिए सीट चुनने में जुट गई है। तो लगातार यह सस्पेंस जो है वो बना हुआ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में इस बार विधानसभा चुनाव कहां से लड़ेंगे। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वहां कायाकल्प नजर आ रहा है। असंभव से दिखने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, तो अयोध्या में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने भी अयोध्या में विकास की नई लकीर खींच दी है। अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। ऐसे में योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका एक बड़ा संदेश भी जाएगा। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित का। अमित, बड़ा सवाल यही इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में है कि सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़ेंगे, अयोध्या, गोरखपुर, क्योंकि मथुरा तो खारिज हो चुका है। देखिए, अयोध्या की बातें इसलिए की जा रही है कि क्योंकि लगातार अयोध्या दौरे पर रहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमेशा अयोध्या जाते रहते हैं। जब भी अयोध्या जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी संत हैं उन सभी संत समाज से वो लगातार वहाँ पर मिलते रहते हैं। और जो अयोध्या के विकास परियोजना है या फिर जो मंदिर निर्माण का है, सीधा उन योगी आदित्यनाथ की नज़रें वहाँ पर होती हैं कि कितना विकास का काम वहाँ पर अयोध्या में हुआ है और साथ ही साथ मंदिर निर्माण कहाँ तक पहुँचा है। तो इसलिए कयास ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कई बार अयोध्या को लेकर जब पत्रकारों या खुद मैंने भी जब उनसे सवाल पूछा कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, तो इस बारे में उन्होंने कहा कि जो पार्टी फैसला लेगी वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो है अयोध्या में ज्यादा चांसेस लग रहे हैं और गोरखपुर की जो सदर सीट है। जी अमित, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के अलवर से। एक दिल दहलाने वाली ये खबर सामने आई है। वहां एक मूक बधिर नाबालिग लड़की से हैवानियत हुई है। दरिंदों ने नाबालिग लड़की से न सिर्फ रेप किया
बल्कि नुकीले हथियारों से उसके प्राइवेट पार्ट पर भी घाव कर दिए। इस वारदात में बुरी तरह से घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया है, जिसके बाद उसे जयपुर में रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी अस्पताल पहुंचे हैं और लड़की के परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने सरकार की तरफ से बच्ची के इलाज और परिवार की मदद का भी भरोसा दिया है। हालांकि अभी तक आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जबकि पुलिस ने इनकी तलाश में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल ली है। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी भवानी का। भवानी, अभी उस बच्ची की हालत क्या है और आरोपी शिकंजे में आए कि नहीं? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि बच्ची का साथ डॉक्टरों की टीम ने देर रात ऑपरेशन किया था। उसके बाद में अभी उसकी कंडीशन है वो स्टेबल है, बिल्कुल स्थिर है, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी के अंदर है, ऑब्जर्वेशन के अंदर है। और इस बीच में एसआईटी का गठन किया गया। अभी तक जो दरिंदों की और एक जिस बस से किडनैप किया गया उस बस का भी अभी तक पता चला है। पुलिस इस बीच में 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं ये पता लगाने के लिए दरिंदों का, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं लग पाया। आज से कोशिश होगी, काफी टीमें जो अलवर और उस आसपास के क्षेत्रों में पुलिस को अलर्ट किया गया अलग अलग जगहों पे, और आइडेंटिफिकेशन की कोशिश की जा रही है। आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की कोशिश की जा रही है, लेकिन पता नहीं लग पाया। इस बीच में जो बाल संरक्षण आयोग है उसने राजस्थान सरकार से खास पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से 3 रिपोर्ट मांगी है। पुलिस से रिपोर्ट मांगी है कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट मांगी है कि स्थिति नाबालिग की विक्टिम की स्थिति। जी ठीक है भवानी, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर अपने दर्शकों को ये खबर बता दें कि राजस्थान के अलवर में ये हैवानियत की घटना सामने आई है, जहां पर एक मूक बधिर नाबालिग लड़की से हैवानियत हुई है। दरिंदों ने लड़की से न सिर्फ रेप किया, बल्कि जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि नुकीले हथियारों से उसके प्राइवेट पार्ट पर भी घाव कर दिया। तो जयपुर में भी निर्भया जैसा मामला सामने आया है। अलवर में, माफ कीजिएगा, राजस्थान के अलवर में इस वारदात में बुरी तरह से घायल लड़की को अस्पताल पहुंचा दिया गया और उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। करीबन 1:30-2 बजे एडमिट हुई थी, तभी शॉक में थी, ब्लीडिंग हो रही थी। उसको पैड किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया। उसके बाद बच्ची अभी स्टेबल है। अभी उसको सर्जरी के लिए लिया है, हमने प्लास्टिक सर्जन को बुलाया है, गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया है, तो अभी उसकी सर्जरी की जा रही है। बच्ची अभी स्टेबल है। अभी करीब 7-8 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं और कर रहे हैं सर्जरी, जिसमें मेनली प्लास्टिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और हमारे पीडियाट्रिक सर्जरी के लोग, वो सारे के सारे उसमें लगे हुए हैं। तो राजस्थान में क्या बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सीधा रुक करते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता रामलाल जुड़ गए हैं। रामलाल जी, ये राजस्थान में क्या हो रहा है? एक मूक बधिर बच्ची के साथ इतनी हैवानियत? देखिए, घटना अमानवीय भी है और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को भी इस तरीके से जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन ये एक पहली घटना नहीं है। राजस्थान के अंदर एक भी जिला ऐसी अमानवीय घटनाओं से बचा नहीं है जो राजस्थान में घटित नहीं हुई हो। कल ही शुरू से भी एक घटना इसी तरीके से एक महिला के साथ अश्लील वीडियो बनाना और लंबे समय तक उसका दुष्कर्म करना, उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। तो लगातार राजस्थान के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। सरकार अगर एक नजीर पेश कर दे, सरकार ये तय करे कि इतने दिनों के अंदर 10 दिन में हम मुलजिम गिरफ्तार करेंगे और 10 दिन के अंदर बच्ची को न्याय दिलाने का काम करेंगे, और फांसी से कम न्याय भी नहीं हो, तत्काल ऐसे गुनाहगारों को फांसी के तख्ते के ऊपर लटका दिया जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा इस तरीके का कृत्य करने का काम करें। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी किस मजबूरी में है, क्या आखिरकार उनके मन में इच्छा शक्ति क्यों नहीं है इन बेटियों को न्याय मिले? एक के बाद एक घटनाएं राजस्थान के अंदर होती जा रही है और आरोपी भी अभी तक शिकंजे में नहीं है, ये बड़ा सवाल है। 300 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले जा चुके हैं। राजस्थान पुलिस क्या कर रही है? देखिए, राजस्थान पुलिस की मजबूरी एक ही है। राजस्थान पुलिस के ऊपर डंडा चलाने वाला मुखिया कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस गृह विभाग को अपने पास रखते हैं क्योंकि उनकी सरकार कब अस्थिर हो जाए इसका डर उनके मन मस्तिष्क के अंदर बना हुआ है। राजस्थान में एक भी विधायक काबिले तोड़ा नहीं है, एक भी विधायक के ऊपर मुख्यमंत्री जी को विश्वास नहीं है कि डे बाय डे की मॉनिटरिंग करे
अब आज अगर निर्णय लेना है और सीएमओ की परमिशन लेनी है या सीएमओ से अप्रूवल करानी है, तो उस आज के निर्णय में कम से कम 20 दिन लगते हैं सीएमओ से परमिशन आने के लिए। तब तक मुलजिम बहुत दूर तक चले जाते हैं। राजस्थान के ये गृह मंत्रालय एक तरीके से बेबस अपने आप को महसूस करता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को ऐसे संगीन मामलों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करके और एक नजीर पेश करनी चाहिए। रामलाल जी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से स्वर्णिम चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं। स्वर्णिम जी, ये जो घटना सामने आई है मूक बधिर बच्ची के साथ, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, ये राजस्थान में चल क्या रहा है? जो कांग्रेस यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बेटियों के हक के लिए आवाज उठाती है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या हो रहा है अलवर में? ये देखिए, अलवर में जो घटना हुई है वास्तव में बहुत दुखद घटना है और इसको लेकर के घटना के तुरंत बाद हमारे जो है मंत्री परिषद के सदस्यों ने वहां जाकर के घटना का जायजा लिया है और इस घटना पे त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री महोदय ने किए हैं। और हमारे यहाँ पे आप देखें कि जो सबसे बड़ी बात होती है कि एक सरकार किसी भी पीड़िता को न्याय दिलाने और अपराधी को जो है उसके अंजाम तक पहुंचाने के कार्य के लिए तत्पर होती है। इसी तत्परता का परिणाम है कि हमारी पुलिस जो भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान रेप पीड़िताओं के केस के इन्वेस्टिगेशन जो 240 दिन में होता था, आज 80 दिन में होता है। ये कोई बहस का मुद्दा है कि बीजेपी कांग्रेस कर रहे हो आप? ये बीजेपी कांग्रेस क्यों कर रहे हो? इंसानियत के नाते बीजेपी कांग्रेस तो आप कर रहे हैं। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है और पुलिस जांच कर रही है, अपराधियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है राजनीति करने के लिए टीम बना करके जांच करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, राजस्थान में जो भी घटनाएं होती है उन घटनाओं में पीड़िताओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी होती है। पुलिस कार्रवाई कर रही है 80 दिन में। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि यहाँ पे 250 दिन तक जो है जांच ही होती है। ले लो, धौलपुर ले लो, सवाई माधोपुर ले लो, सूरत ले लो, धौलपुर ले लो, बाड़मेर ले लो, एक जिला तो बता दो जहाँ अमानवीय घटनाएं नहीं हो रही है। उसके बावजूद शर्म नहीं आती आपको? मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। हमारे मंत्रीगण वहाँ पे जाकर के इस घटना का संज्ञान ले चुके हैं। घटना पे त्वरित कार्रवाई हो, इस कार्रवाई को देख रहे हैं और निश्चित रूप से जो है ये जो अपराधी है ये जल्दी शिक्षकों के पीछे होंगे और उनको जो है सजा दी जाएगी। लेकिन स्वर्णिम जी, सवाल सरकार और पुलिस पे यहाँ पे जरूर उठेंगे। घटना को गुजरे हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन आरोपियों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। हाँ देखिए, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि ये मूक बधिर बालिका थी और थोड़ी सी मेंटली डिसेबल्ड है जो ये बता नहीं सकती। लेकिन सीसीटीवी कैमरे जो हैं इन सब पूरे रूट्स के देखे जा रहे हैं और निश्चित रूप से शीघ्र ही जो है ये अपराधी पकड़े जाएंगे और सिर्फ पकड़े नहीं जाएंगे, जिस कहना चाहिए जितनी जल्दी और जितनी त्वरित कार्रवाई होगी इनके खिलाफ कोर्ट्स में, चालान में, आप देखेंगे कि ये सजा तक पहुंचेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है ना कि कांग्रेस हमेशा उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया था। हाथरस में जब चीजें होती हैं तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं। क्या प्रियंका गांधी अब अलवर भी आएंगी उस परिवार से मिलने, संवेदना प्रकट करने? देखिए, पूरे प्रदेश की संवेदनाएं पीड़िता के साथ और हमारे यहाँ पे दो डिफरेंस आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा था। उत्तर प्रदेश में पुलिस केस को दबाने में लगी थी, अपराधियों को बचाने में लगी थी, यहाँ अपराधियों को पकड़ने में लगे हैं हम। राजस्थान की सरकार जो है पीड़िताओं को न्याय दिलाने में और अपराधियों को जेल के शिक्षकों के पीछे पहुंचाने में जिस तत्परता के साथ कार्य करती है उसका परिणाम यह है कि आज हमारे यहाँ पे पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें एवरेज टाइम मात्र 80 दिन रह गया है। आज से 3 साल पहले जब हमारी सरकार नहीं थी 250 दिन में जांच होती थी। तो आप समझिए कि हम किस तत्परता के साथ कार्रवाई कर रहे हैं और यहाँ पे निश्चित रूप से आप देखेगा कि इसमें भी अपराधी पकड़े जाएंगे। अपराधियों को पकड़ना और उनको जेल के शिक्षकों के पीछे पहुंचाकर पीड़िता को न्याय दिलाना, यही हमारा ध्येय है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णिम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती ये लड़की बुरी तरह से घायल है। हालांकि नाबालिग लड़की का 8 डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है, ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि इस घटना में बच्ची की हालत इतनी बिगड़ गई है कि ऑपरेशन करने में भी काफी मुश्किलें आई, जबकि शरीर के हिस्सों को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जन की मदद लेनी पड़ी। डॉक्टरों ने बताया कि अभी लड़की की हालत स्थिर बनी हुई है और अगले 6 महीने में उसका एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। उधर बच्ची का हाल चाल जानने एडीजी
स्मिता श्रीवास्तव, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत समेत कई दूसरे नेता भी अस्पताल पहुंचे। करीबन 1:30-2 बजे एडमिट हुई थी, तभी शॉक में थी, ब्लीडिंग हो रही थी, उसको पैड किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया। उसके बाद बच्ची अभी स्टेबल है, अभी इसको सर्जरी के लिए लिया है, हमने प्लास्टिक सर्जन को बुलाया है, गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया है, तो अभी उसकी सर्जरी की जा रही है। बच्ची अभी स्टेबल है। अभी करीब 7-8 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं और कर रहे हैं सर्जरी, जिसमें मेनली प्लास्टिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और हमारे पीडियाट्रिक सर्जरी के लोग, वो सारे के सारे उसमें लगे हुए हैं। से अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है, तो मैं उनसे बात करने के बाद ही बता पाऊंगी। आप जानते हैं अभी बच्ची ओटी में है, तो एक बार आ जाती है, उसके बाद डॉक्टर से बात करके ही मैं इस पर कोई टिप्पणी करता हूँ। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता भी है कि बच्ची का उपचार अच्छी तरह से हो और बच्ची स्वस्थ हो जाए, उनका जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो सफल हो जाए और बच्ची एक बार वापस अपने घर चली जाए हिम्मत और हौसले के साथ। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देशित किया और मैं यहाँ पर आई हूँ, परिजनों से मिली हूँ और पूरा मेडिकल की जो व्यवस्था चल रही है उसको जायजा लिया है और हमारा प्रयास है कि हम बच्ची के साथ में ढंग से मेडिकल उपचार उनका करा सके। पूरी राजस्थान की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। प्रशासन पूरी तरह से रातों रात लगा हुआ है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ के उनको कठोर सजा दे पाए। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी भवानी का। भवानी, सरकार के जितने भी मंत्रियों का, नेताओं का बयान सामने आ रहा है कि हम तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आरोपी कोई पुलिस की गिरफ्त में नहीं। देखिए, आप तत्परता की इसकी कार्रवाई क्या होती है कि मंगलवार रात की घटना है, यानी कि 40 घंटे के वक्त होने जा रहा है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी तो दूर की बात है, पुलिस ये पता भी नहीं लगा पाई कि वो ये कौन, ये बहुत बड़ी की बात है। और खासतौर पर उस अलवर के अंदर ऐसी काफी सारी घटनाएं हुई। थानागढ़ की गैंगरेप याद होगा आपको कि जब राजस्थान में अशोक गहलोत तक सत्ता में आई थी, राहुल गांधी अलवर आए थे, तो लगातार अब ये वापस रिपीटेड क्राइम लगातार हो रहा है कि पहली घटना नहीं है जिसमें सरकार ये कह रही हो कि ठीक है भवानी, आप बने रहें, आपसे हम दोबारा अपडेट जो है वो इस खबर पर लेंगे। तो बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अलवर में ये हैवानियत हुई है एक मूक बधिर लड़की के साथ। अलवर में हुए इस दुष्कर्म के मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई है। घटना के बाद बीजेपी नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान सरकार पर बड़ा हमला बोला है और सीधे मुख्यमंत्री पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने महिला अपराध के मामले में राजस्थान के पहले पायदान पर होने का दावा भी कर दिया। राजस्थान के अलवर जिले के अंदर घटित घटना, एक मूक बधिर बच्ची के साथ सामूहिक रेप, मैं समझता हूं पुलिस के नाम पर बदनुमा दाग लगा है। एक और कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर में भ्रमण कर रही है। लड़की हो तो लड़ सकती हूं, परंतु राजस्थान की सरकार नाक के नीचे जिस प्रकार का विभत्स कांड हो रहा है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राज्य के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, अपने इस काम को अंजाम देने में पूर्णतः विफल रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,47,000 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए, यानी कल के मुकाबले आज एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। देश में 11,17,000 अभी एक्टिव केस हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 13% से अधिक है। तो देश में तीसरी लहर बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। कल 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए थे उसके मुताबिक 1,90,000 के करीब थे और आज देखिए 2,47,000 पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े साफ तौर से संकेत कर रहे हैं कि देश में तीसरी लहर बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया आपसे अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन काफी सख्ती से करें, अनुशासन से करें। जब भी घर से बाहर निकलें, अगर जरूरत हो तो तभी घर से बाहर निकलें और मास्क जरूर पहनें। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों से आ रही हैं, लोग अब भी लापरवाह और बेपरवाह नजर आ रहे हैं। दूसरी लहर को याद करिए, उस वक्त भी ये आंकड़ा इसी तरह से आगे बढ़ा था। 50,000, 1 लाख, 2 लाख और प्रतिदिन 4 लाख तक
पहुंच गया था? क्या ये रफ्तार उसी रफ्तार, क्या कोरोना की ये जो रफ्तार नजर आ रही है उसी तरह के आंकड़े एक बार फिर क्या सामने आएंगे? क्योंकि बीते 24 घंटे में देश में 2,47,000 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। पॉजिटिविटी रेट जो 30 दिसंबर को 1% के आसपास थी, वो पॉजिटिविटी रेट जो है अब 13% तक पहुंच गया। हालांकि तमाम राज्य सरकारें अलग अलग गाइडलाइंस जारी कर रही हैं, कई पाबंदियां लगाई गई हैं। उन सब इंतजामों के बावजूद, फैसलों के बावजूद देश में कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। तीसरी लहर में पहली बार 24 घंटे में 2,45,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,47,417 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 84,489 लोग ठीक भी हुए हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी रवि सिंह का। रवि, जिस रफ्तार से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये लग रहा है कि जैसे पिछले साल 1 लाख, 2 लाख और 4 लाख 24 घंटे में केस सामने आ रहे थे, क्या यही संकेत माने अब भी ऐसा ही होने वाला है? जिस तरीके से और जिस रफ्तार से इस बार कोरोना के नए केस बढ़ रहे हैं, इस तरीके ये आशंका है कि सेकेंड वेव का जो पीक था, सबसे ज्यादा एक दिन में जो मामले आए थे 4,14,000 केस आए थे एक दिन में, लेकिन वो आंकड़े कहीं पीछे हुए छूटते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं उससे ज्यादा केसेस इस बार नजर आ रहा है, क्योंकि लगभग 2.5 लाख केस तो अभी आ चुके हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक अभी पीक आना बाकी है। खास करके दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में सबसे पहले पीक आएगा। तो केसेस बहुत तेजी से और बहुत रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कल और आज में ही 50,000 का फासला है, गैप है। कल 1,94,000 केस थे, आज 2,47,000 केस है। तो बहुत तेजी से केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन एक थोड़ी सी राहत बात है कि जितनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी से कैजुअलिटी, उतनी तेजी से डेथ की संख्या नहीं हो रही है। उसके पीछे यह है कि थोड़ा सा माइल्ड है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। तीसरी लहर में कोरोना के आंकड़ों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में करीब 27% का इजाफा दर्ज किया गया है। यानी पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2,47,417 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जबकि एक दिन पहले 1,94,000 से ज्यादा नए केस मिले थे। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 380 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान 84,489 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे। वहीं पॉजिटिविटी दर की बात करें तो देश भर में पॉजिटिविटी दर बढ़कर 13% से ज्यादा हो गई। इस तरह देश भर में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,61,721 की बढ़ोतरी हुई है और अब एक्टिव मरीजों का आंकड़ा जो है वो 11,17,000 से ज्यादा का हो गया है। तो दिल्ली में सख्त पाबंदियों के बावजूद कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही। पिछले 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में 27,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 40 लोगों की मौत भी हो गई है। दिल्ली में कोरोना से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है कोरोना से हो रही मौतें। जी हां, लगातार दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसी के साथ चिंताजनक है दिल्ली में बढ़ते हुए मौत के मामले। हालांकि डीजीएचएस की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मामले हैं, इसमें 80% से भी ज्यादा मामले उन्हीं लोगों के सामने आ रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, यानी कि जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगाई, उन लोगों पर कोरोना का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा अगर बात करें तो अस्पतालों में जिस तरीके से लगातार लोग भर्ती हो रहे हैं, हालांकि उसकी एक्चुअल कैपेसिटी से अभी भी संख्या बहुत ज्यादा कम है, लेकिन ये साफ माना जा रहा है कि वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, यानी कि और अन्य बीमारी है, वही लोग अस्पतालों में भी भर्ती हो रहे हैं और मौत जिन लोगों की हो रही है उनमें भी वही आंकड़ा ज्यादा है जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है और जिनको और भी कोई कोमॉर्बिडिटी साथ में है। तो देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर अब केंद्र सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है। केंद्र सरकार ने लोगों से ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लापरवाही नहीं बरतने को कहा है। साथ ही इस वेरिएंट की वजह से
कई देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं के बिखर जाने की दलील भी दी गई है। केंद्र सरकार ने आशंका जताई कि लापरवाही की वजह से देश में कोरोना के मामले और तेजी से बढ़ सकते हैं और भारत में भी दूसरे देशों की तरह अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। तेजी से फैलता है। हमें दिखाई दे रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन शायद कम ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि सीरियस कोमॉर्बिडिटीज़ हैं साथ में, तो सीरियस सिचुएशन हो जाती है। ओमिक्रॉन वाले पॉजिटिव केसेस भी वेंटिलेटर्स पे हैं, ऐसा भी हमें अस्पतालों से मिलता है। कॉमन कोल्ड नहीं है, उतना सिंपल भी नहीं है, ये लेके चलना चाहिए। ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि लो हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा, लेकिन जिम्मेवारी से निभाना होगा। ये इसलिए नहीं इसको लेना है, इस तरह से नहीं लेना है कि बिना सामूहिक ताकत से ये फेस हो सकता है। हम जो भी दवाइयाँ देते हैं वो रैशनल अप्रोच होनी चाहिए, ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए। पिछली बारी हमने एक बहुत भयानक सिचुएशन देखी कि शायद दवाइयों का कंट्रीब्यूशन बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल था जो म्यूकोरमाइकोसिस आया। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस है जो इवन अदरवाइज कोई डायबिटिक होते हैं, बीमार होते हैं तो उनको हो जाती है, लेकिन जिनको साथ में स्टेरॉयड मिलते हैं तो म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमने ये देखा कि सैकड़ों में ये बात हुई और इसमें किसी हद तक एक गिल्ट है कि ओवर यूज़ हुआ। Steroids are very potent life-saving drugs, but they also have side effects and they disturb the immunological protection. They disturb many biochemical pathways. तो एक बहुत बड़ा लेसन था, हम नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा दोबारा हो। तो देश में कोरोना के केस कितने तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले एक हफ्ते में 10% से ज्यादा वीकली पॉजिटिविटी वाले जिलों की संख्या 41 से बढ़कर 120 हो गई है, जबकि 5% से ज्यादा वीकली पॉजिटिविटी वाले जिले महज एक हफ्ते में 78 से बढ़कर 300 हो गए। वहीं राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, केरल और गुजरात को लेकर है, जबकि मुंबई, बेंगलुरु, ठाणे, कोलकाता, चेन्नई और पुणे ऐसे शहर हैं जहां कोरोना के मामले सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं।